हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। तो ये एक चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्रिक्शन होता है क्या एंड कहां से ओरिजिनेट कहां से होता है एंड कितना टाइप होता है। तो आप जब पढ़ोगे फ्रिक्शन में बेसिकली आप देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रूलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। बट आज हम जो बात करते हैं इसी चैप्टर में ओनली क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बारे में एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन बारे में। रूलिंग फ्रिक्शन आप पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में, जब पढ़ोगे कोई बॉडी रोटेट करता है तो फ्रिक्शन जो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होता है आपका रूलिंग फ्रिक्शन। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो पढ़ोगे वो आपको फ्लूइड जो आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आज हम डिस्कशन करते हैं क्या स्टैटिक मतलब जो आपका रेस्ट फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्या। पहले देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, आपके पास वॉल है, आप वॉल को पुश करते हो तो वॉल क्या मूव करेगा। सपोज माना कि वॉल तो मूव नहीं करेगा, वॉल रेस्ट में रहेगा, तो वॉल वापस में जो लगाता है आपका ऊपर फोर्स, तो वापस में क्या वॉल रेस्ट में है, तो ये जो रेस्ट में जो चीज होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एंड एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सपोज वही वॉल सपोज मूव करने लग जाएगा, मतलब स्लाइड करने लग जाएगा, मतलब बहुत एनर्जी आपका पास है, इतना मतलब एक शक्तिमान हो तो वॉल को ऐसे पुल किए हो तो ये क्या वॉल मूव करने लग जाएगा, तो स्लाइड होने लग गया, तो ये होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी बात करते हैं कि फ्रिक्शन कहां से आता है, ये चीज कहां से आता है, ये कैंडिडेट कहां से जेनरेट हुआ। देखो ये सरफेस, देखो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये बोर्ड आपको देखोगे तो कोई बोल देगा ये तो प्लेन बोर्ड है, मतलब पूरा सरफेस उसका स्मूथ सरफेस है ऐसे लगता है। बट हम इसी चीज को जब हम माइक्रोस्कोपिकली इसको रिजॉल्व करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली मतलब क्या समझते हो, माइक्रोस्कोप लगा के हम इस चीज को जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे, तो जब हम जूम करेंगे तो ये चीज क्या हमको मिलेगा देखने के लिए, इसका सरफेस रफ सरफेस देखने के लिए मिलेगा। हम जितना रिजोल्यूशन जितना हम बढ़ाएंगे, जितना हम माइक्रोस्कोपिकली हो कि नानोस्कोपिकली, कितना भी हम जितना भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे, रिजोल्यूशन जितना हम बढ़ा पाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये सरफेस क्या मिलेगा, रफ दिखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप ऐसे हाथ को दिखते हो तो आपका हाथ कैसे दिख रहा है, एक प्लेन टाइप का दिख रहा है। सपोज आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे हाथ का एक एक मतलब ऐसा ऐसा जो है अंदर में जो गार है वो भी बड़ा बड़ा देखने के लिए मिलेगा। और रिजॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारा माइन्यूट पार्टिकल भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये होता है रिजोल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, हमको जितना छोटा छोटा चीज हमको क्लियरली रिजॉल्व कर पाते हैं, क्लियरली विजिबल कर पाते हैं। तो ये चलो हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन का बात ज्यादा अभी बातचीत हो गया। चलो फ्रिक्शन देखो, सपोज माना कि ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है और दूसरा एक बॉडी इसका ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों का ये ब्लॉक एंड ये ब्लॉक, इन इस जो सरफेस है, इस सरफेस आपका क्या फ्रिक्शन है। तो अब कैसे आप सपोज इसी को माइक्रोस्कोपिकली रिजल्व करोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, हर चीज क्या होता है आटम को लेके बनता होता है। तो आटम का स्ट्रक्चर सपोज मानो कि ये आपका एक आटम है, दूसरा का आटम है, दूसरा का ऐसे 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 ऐसे, ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस ए ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज को मैंने क्या रिजल्व किया हूँ। सेकंड बी ब्लॉक जो है, बी ब्लॉक क्या है, बी ब्लॉक सपोज ऐसा 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 है, ये आपका बी ब्लॉक है। ये जो चीज को मैंने क्या रिजल्व किया हूं, एटॉमिक स्केल का जाकर रिजल्व किया हूं। तो ये जो चीज आपको देखने के लिए मिलता है एटॉमिक स्केल में क्या मिलेगा, रफ सरफेस देखने के लिए मिलेगा। सपोज मैंने इसी ब्लॉक को इसी डायरेक्शन में फोर्स दिया हूं, तो ये क्या करेगा, ये तो क्या रफ सरफेस है जिसके लिए हमारा फ्रिक्शन आता है म्यू। तो अभी किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी को और थोड़ा हम और सिंपल भाषा में सिंपल डायग्राम पे दिखाएंगे। सपोज मानो कि ये आपका जो एटॉमिक ये है ऐसा ऐसा है, ये ब्लॉक का, ठीक है, ए ब्लॉक का ऐसा है, एंड बी ब्लॉक का जो सरफेस है ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, बी ब्लॉक का जो सरफेस है आपका ऐसा ऐसा है। तो सपोज जब ये आपका ऐसा ही ब्लॉक था, ठीक है, एंड ये ही आपका ऐसा ही ब्लॉक था, तो जब आप ए ब्लॉक एंड ये आपका बी ब्लॉक, जब सपोज आपने ए ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो क्या करेगा, देखो ये आपका पास जो थ्रेड है, ये थ्रेड को देखो, ये क्या करेगा, जब इसको आप मतलब क्या करोगे, आप इसको जब सपोज हमने पुश किया, इस डायरेक्शन में आपसे पुश किया, तो जब पुश करेंगे तो इसका जो थ्रेड है ये क्या करेगा, इसी को रोकने के लिए कोशिश करेगा, मतलब ये फ्रिक्शन क्या होता है, टेंडेंसी, इसका टेंडेंसी क्या रहता है, रिड्यूस मोशन। तो ये क्या करेगा, इसको रोकने के लिए, ये जो आपका ये जो थ्रेड देखने के लिए मिलता है, ये क्या करेगा, उसको रोकने के लिए कोशिश करेगा। तो किस डायरेक्शन में रोकने के लिए कोशिश करेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज हमने फोर्स इसी डायरेक्शन में देते हैं तो ये किस डायरेक्शन में अपोज करेगा, इसी डायरेक्शन में अपोज करेगा। समझ रहे हो मेरा बात क्या बोल रहे हूँ। देखो ये थ्रेड को और रिजल्व कर देते हैं, आपको बस दो चीज को दिखाते हैं, रिजल्व करके देखेंगे। तो सपोज ए ब्लॉक का थ्रेड ऐसा है, ठीक है, सपोज ए ब्लॉक का थ्रेड ऐसा है एंड बी ब्लॉक का थ्रेड सपोज मान लो कि बी ब्लॉक का थ्रेड जो है, बी ब्लॉक का थ्रेड ऐसा ही है,
ठीक है, बी ब्लॉक का थ्रेड ऐसा है। और ये आपका ए ब्लॉक है, मैं इसका जो बात कर रहा हूं सरफेस जो आपका ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक का बीच में, मतलब ए ब्लॉक का एड्ज जो लास्ट वाला सरफेस, इसको रिजर्व करके दिखा रहा हूं, ये बी ब्लॉक का है। तो अभी देखो, जब इसी को हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, जब हम इसी को इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जब मूव करने लग जाएगा, उसको अपोजिंग फोर्स कौन लगाता है? ये वाला बी ब्लॉक जो है, बी ब्लॉक, ये आपका ए ब्लॉक, तो बी वाला इसका थ्रेड इस डायरेक्शन में लगाता है, तो मतलब ये चीज आपका क्या होता है? अपोजिंग करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इस डायरेक्शन में एफ लग जाता है। जो किसके लिए हम ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ए के लिए आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए ब्लॉक के लिए, तो क्या होगा? ए ब्लॉक के लिए जो आपका अप्लाइड फोर्स ऐसे होता है एफ, एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है? उसी का अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। हम अभी बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बारे में, नॉर्मल रिलेशन बारे में बात नहीं किया हूं, उसका बाद में बात करता हूं नॉर्मल रिलेशन बारे में। अभी मेरा इंपोर्टेंट काम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बारे में। अभी मैं सपोज मैं बी ब्लॉक के लिए बता रहा हूं, बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा? बी ब्लॉक के लिए देखो, बी ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ओनली जिसका पास अवेलेबल है फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, क्योंकि फोर्स लगा हुआ किस में? हम इसी चीज को स्कीमेटिकली देखेंगे तो क्या देखने के लिए आपको ऐसे मिलेगा, ये आपका ए ब्लॉक है एंड ये आपका क्या है? बी ब्लॉक है। ऐसा ही देखने के लिए आपको मिलेगा, नहीं ये वाला सरफेस है, तो अभी ये आपका ए है एंड ये आपका बी है। फोर्स किधर लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा हुआ है इसे इस ब्लॉक के इधर लगा, जो कि सरफेस में इधर लगा, कि जो कि आपका क्या एफ दिया हो, जो कि इधर है। अभी बात है कि बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? बी ब्लॉक के लिए, तो बी ब्लॉक के ऊपर कितना सारा फोर्स लगता है वो देखना पड़ेगा। तो अभी बी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो ए के ऊपर लगा हुआ है, अप्लाइड फोर्स जो है आपका ए के ऊपर लगा हुआ है। अभी जो बी है, बी के ऊपर कितना? बी के ऊपर जो फोर्स होता है ओनली फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, बी ब्लॉक के लिए आपको किधर लगेगा? इधर लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इधर लगाया है, तो बी ब्लॉक इधर लगाएगा, बी ब्लॉक ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा। कौन लगाया? ए ब्लॉक ने लगाया। जो थ्रेड है, थ्रेड को आप देखो, थ्रेड को थोड़ा आप देखो, ये सपोज बी ब्लॉक का थ्रेड है, ये आपका ए ब्लॉक का थ्रेड है। सो सपोज मैंने इसमें फोर्स दिया हूं, तो फोर्स इधर दिया हूं, अपोज कर कौन कर रहा है? ये वाला अपोज कर रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये है। फिर जब मैंने बी को फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा बी को, तो ये क्या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इसमें लगेगा, है कि नहीं? दो थ्रेड को ऐसे कंपेयर करो, जब मैं ये सोचूंगा तो क्या किधर लग रहा है? ये लगा रहा है। जब मैंने बी को लूंगा तो कौन लगा रहा है? ये ए लगा रहा है, इधर लगा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है, इसमें बी ऐसे, ठीक है। तो चलो अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अभी बताओ, सपोज 3 मास है, ऐसा है, ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है? सरफेस है। ये सपोज आपको मान लो कि ये आपका सी ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक, इसका मास सपोज मास मान लो कि m2 है, ऐसा है। एंड तीसरा एक मास है, ये सपोज मान लो कि ए है, ए बी एंड सी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। तो बताओ, सपोज मैंने फोर्स इधर दिया, सपोज मैंने फोर्स इधर दिया, बी ब्लॉक में एक फोर्स दिया। अभी बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? जल्दी बता दो। अभी यहाँ पे कितना सरफेस अवेलेबल है? एक सरफेस इधर अवेलेबल है एंड एक सरफेस इधर अवेलेबल है। तो फ्रिक्शनल बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या लगेगा? बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए मतलब मास m2 के लिए, m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या लगेगा? कैसे बताओ? अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इस सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो क्या इधर लगेगा। सपोज इसका नाम मैंने F1 दिया हूं एंड इसका नाम 2 दिया हूं। ये सपोज इसका सपोज है, इसका नाम मैंने μ1, इसका नाम मैंने μ2, इसका नाम मैंने μ3। तीनों सरफेस रफ सरफेस है एंड फ्रिक्शनल फोर्स सपोज ये F1, F2 एंड यहाँ पे F3, ठीक है। अभी बताओ इस सरफेस में क्या किस डायरेक्शन लगेगा? ये फोर्स हम इधर दे रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लगेगा किस मास के लिए? m1 मास के लिए, m1 मास के लिए इधर लगेगा कि जो कि आपका F1 है, एंड ये वाला m3 मास के लिए जो लगेगा इधर लगेगा F2 लगेगा, है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज अभी ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स? ए के लिए, ए के लिए देखो मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ए के लिए, तो किधर लगता है? बता दो बच्चों। देखो ये जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक जब मैं फोर्स इधर दे रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, तो ए ब्लॉक के लिए जब करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो एक ब्लॉक के लिए किधर? इधर लगेगा। कितना अमाउंट? सेम अमाउंट F1, है कि नहीं? जैसे कि आपका नॉर्मल रिएक्शन सपोज मैंने नॉर्मल रिएक्शन बारे जैसे हम पढ़ रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन सपोज ये मास है, ये मास दूसरा का मास है, सपोज ये उसका ऊपर सपोज N1 लगाया, तो ये भी इसका ऊपर भी क्या
N1 लगेगा वापस में। तो वही है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन वापस में सब एक हमने एक और रिफरेंस लिए तो वो N1 लगाया, तो हम इसको जब उसको जब रिफरेंस लगे ये उसका पर वही N1 लगाया वापस में अपोजिट, फ्रिक्शनल फोर्स से भी अपोजिट। बी ब्लॉक लिया था, बी ब्लॉक के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स इधर देखने के लिए मिला था, जब हमने ए ब्लॉक लिए हैं तो ए ब्लॉक क्या होगा उसका वही अमाउंट बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे जल्दी कैलकुलेशन करने आप ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सोचोगे तो थर्ड बार में मतलब ये इधर लगाया फोर्स इधर होता है तो ये वाला इधर होता है, ये थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा आपको सोचने के लिए, बट ये वाला आसान होगा। चलो ठीक है, अभी M3 के लिए अभी सोचो, M3 के लिए अभी किधर फोर्स लगेगा, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो इसके सी ब्लॉक के लिए, सी ब्लॉक के लिए लेंगे तो क्या किधर लगेगा, इसी फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका लिए क्या किधर लगेगा, इसके लिए हमारा इधर लगा था ना तो F2 इधर लगेगा, F2 है कि नहीं। अभी हम उसके साथ साथ हम ये बात करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या, F इक्वल टू म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने और एक कंपोनेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन अगर बात करते हैं, सपोज देखो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सपोज मैंने यहाँ पे F1 इसका नाम F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू1 N1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा म्यू1 N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा M1G। कैसे तुरंत पता चल गया। सपोज इसको हम प्रोसेस वाइज करेंगे कि हम हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मैं पहले शॉर्टकट में कर देता हूँ। F2 का वैल्यू क्या होगा जल्दी बता दो, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू2 N2, म्यू2 N2, N2 का वैल्यू क्या है, N2 का वैल्यू यहाँ इस सरफेस का बात कर रहा है, F2 मतलब इस सरफेस का बात है ना, ये सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स F1 है, इसका F2 है, तो F2 क्या हो जाएगा दिस मास प्लस दिस मास मतलब म्यू2 M1 प्लस M2 G। आप फ्री बॉडी डायग्राम में भी आएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैंने। तो F3 क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू3 N3, तो म्यू3 M1 प्लस M2 प्लस M3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। टोटल इसको ऐड करके लिख दोगे तो इधर लिखता हूं म्यू3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, M3 इंटू G। ये आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का F1 F2 F3 वैल्यू। चलो नॉर्मल रिएक्शन अभी निकाल सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा जल्दी बता दो। सपोज मैंने मास M1 के लिए A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम A के लिए बनाऊंगा। अभी A का ऊपर कौन लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, B ब्लॉक लगा रहा है। A का ऊपर कौन लगा रहा है, A का ऊपर B ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। सपोज इसका वैल्यू सपोज मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन जो लगा रहा है इसका वैल्यू सपोज मान लो कि N1 है। A के लिए मैं इधर दिखाता हूं और एक बार, A ब्लॉक के लिए कौन लगा रहा है। अभी मैंने जब बात करा ओनली नॉर्मल रिएक्शन बारे में, फ्रिक्शनल बात आपको पता चल गया फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन होता है क्या होता है। अभी नॉर्मल रिएक्शन बारे में चलो ठीक है। A ब्लॉक पर कौन लगा रहा है, B लगा रहा है। कितना लगा रहा है, N1 लगा रहा है कि नहीं। सिमिलरली A ब्लॉक B के ऊपर जब B के लिए बनाएंगे, B के लिए जो बनाएंगे तो A ब्लॉक क्या B के ऊपर भी वही N1 अपोजिट में लगाएगा, N1 लगेगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। अभी बात ये है इसका वेट भी है, इसका A ब्लॉक का वेट क्या है, किसका मास M1 था तो ये क्या हो जाएगा M1G हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना निकला N1 इक्वल टू M1G होगा कि नहीं होगा। तो जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे F1 इक्वल टू म्यू1 N1, तो म्यू1 N1 का वैल्यू M1G पुट कर दिया हूँ। अभी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम किस में आ रहा हूँ, B के लिए आ रहा हूँ। जब B के लिए आ रहा हूँ सब B के ऊपर अभी ये तो लगाया था कितना N1, इधर N1 लगाया था। अभी C इसका ऊपर सपोज मान लो कि कितना लगा रहा है N2 लगा रहा है। सपोज मान लो कि C ब्लॉक कितना लगा रहा है, इसको और इधर दिखाते हैं। ये आपका B ब्लॉक है। पहला बात है कि A ब्लॉक लगाएगा कितना N1 लगाएगा N1 एंड C जो नीचे वाला ब्लॉक उसका ऊपर लगाता है सपोज मान लो कि N2 लगा रहा है N2 एंड इस खुद का वेट क्या है, खुद का वेट कितना होगा M2 था तो इसका वेट सपोज हमारा M2 था तो क्या हो जाएगा M2G। देखो नीचे वाला डायरेक्शन कौन है, दोनों नीचे वाला डायरेक्शन है। इसको N1 इधर लिखना जो है इधर लिखना वही बात है, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन में इधर लिख सकता हूँ N1 इधर नहीं लगे, एक ही बात है। तो ऊपर वाला डायरेक्शन इक्वल नीचे वाला डायरेक्शन। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है N2 है, ऊपर वाला कंपोनेंट आपका क्या है N2 इक्वल टू नीचे वाला कंपोनेंट क्या है N1 प्लस M2G। तो N1 का वैल्यू अभी निकला था कितना M1G, बस M1G प्लस M2G, इसको R कर दोगे तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 ब्रैकेट G। ये आपका हो गया N2 का वैल्यू, जो कि वहां पे तो डायरेक्ट हम लिखे थे N2 का वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू G।
और तीसरा बात क्या है, सी ब्लॉक के लिए डायग्राम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज सी ब्लॉक के लिए हम डायग्राम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सी ब्लॉक के ऊपर कौन लगाता है, बी ब्लॉक। बी ब्लॉक कितना लगाएगा, बी ब्लॉक N2 लगाएगा, क्योंकि सी ब्लॉक इनका ऊपर कितना लगाया था, N2 लगाया था, तो बी ब्लॉक भी कितना लगाएगा, N2 लगाएगा। तो जब हम सी ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या बी ब्लॉक लगाएगा N2। क्यों N2 लगाया, क्योंकि सी ब्लॉक लगाया था बी के ऊपर N2। तो ठीक है, तो वही चीज आपका आ जाएगा। तो अभी देखो इसका खुद का वेट वजह से क्या है, इस खुद का वेट वजह से इसका क्या मास है, M3 है, तो इसका मास M3G है कि नहीं। एंड अभी जो सरफेस लगाएगा, इस सरफेस सपोज मान लो कि M3 लगाया। अभी बता दो M3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी बता दो M3 का वैल्यू, ऊपर वाला कंपोनेंट इक्वल नीचे वाला कंपोनेंट। ऊपर वाला कंपोनेंट कौन है, ऊपर वाला कंपोनेंट आपका M3 है, इक्वल नीचे वाला कंपोनेंट कौन है, N2 है, उसका साथ साथ उसका वेटेज है M3G। N2 का वैल्यू पुट कर दो, दिस वैल्यू, ये वैल्यू प्लस M3G वैल्यू दोनों को पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, M3 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3G। तो ये आ जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ठीक है, तो हम शॉर्टकट मेथड में इसे बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड हम इसे बोल सकते हैं। टोटल हमारा देखो इस सरफेस में बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ना, म्यू N1 क्या होता है, इस सरफेस का ऊपर कितना मास है, इस सरफेस एक ही मास है तो M1 से। सपोज इसी का बात करते हैं, इसी सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो इसी सरफेस पर कितना मास लाई करता है, 1 और 2, तो दोनों का ऐड कर दो। N2 का वैल्यू M1 प्लस M2G। सपोज इसी सरफेस का फ्रिक्शनल वैल्यू पूछेगा तो तीनों मास पड़ा हुआ है, तो तीनों मास को ऐड कर दो, जो M3 होगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3। ये जल्दी हो गया कैलकुलेशन में। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे तो फाइनल आंसर वही आएगा। थोड़ा लेंदी मेथड है। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स में कौन सा फोर्स हम देने से बॉडी मोशन को आएगा। ये चीज हमने एक्सपीरियंस किए है, जब रेलवे स्टेशन हो कि प्लेटफॉर्म जाते हैं, हम ट्रॉली को कभी ऐसे पुश करके नहीं लेते हैं, ट्रॉली को हम ऐसे खींच के लेते हैं, पुल करते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पुलिंग फोर्स होता है, हमको कम एनर्जी और कम फोर्स हमको देना पड़ता है चीज को मोशन को लाने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं मैथमेटिकली, देखते हैं मैथमेटिकली ये चीज सही है कि गलत है। चलो अभी देखते हैं पुशिंग फोर्स देखें एंड एक को पुलिंग फोर्स में देखते हैं, पुलिंग फोर्स। ठीक है, दो चीज में हम देखते हैं। अभी चलो एक बात, अभी सेम सरफेस है, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक ऐसा एक ट्रॉली है, कुछ भी है ऑब्जेक्ट, उसका मास m है। सपोज मान लो कि इसका मास m है, सेम सरफेस इधर भी है एंड सेम मास इधर भी है, बट इतना डिफरेंस है, इसी को हम पुल कर रहे हैं, कुछ एंगल देके इसे पुल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंगल देके हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कुछ एंगल देके हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सेम एंगल, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, सेम एंगल यहाँ पे भी आपका थीटा है। तो अभी देखते हैं हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसमें ज़्यादा और किसमें कम होता है। ठीक है, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कम होगा, जिसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो हमारा फोर्स, हमको कम फोर्स चाहिए कि बॉडी को मोशन में लाने के लिए। चलो अभी देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किसमें कम, बट हमको ये पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है, F इक्वल टू म्यू एन, ये चीज हमको पता है। चलो अभी नॉर्मल रिएक्शन, अभी हमारा मेन इंपोर्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस का जो हमारा फ्रिक्शनल वैल्यू म्यू है, इस सरफेस के लिए फ्रिक्शनल वैल्यू म्यू है। अभी नॉर्मल रिएक्शन इसी के लिए हम देख लेते हैं। चलो नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए देखने के लिए चलो एक काम करो, ये सरफेस इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, किस नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ये सपोज नॉर्मल रिएक्शन लगाता है कितना, इन लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन इन लगाता है। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड ऐसे कर दिया, तो ये आपका हो गया एंड ये आपका, अच्छा इसका वेट वजह से क्या होता है, इसका वेट वजह से जो आएगा आपका कितना आएगा, mg आएगा। चलो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये आपका इस कंपोनेंट में, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। तो अभी बताओ, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, एफ, जहां पे एंगल थीटा होता है वो एंगल आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो एफ कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अभी इसमें देखो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है,
एंड इसी केस में आप देखते हैं, चलो ये क्या है, ये आपका क्या है, पुलिंग, मतलब पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो सेंटर यहीं पे सेंटर से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा हमको इजी हो जाएगा, एक्सटेंड कर लिया है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है, सरफेस वजह से ऊपर, सरफेस वजह से ऊपर कितना लगता है आपका, वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं अलग पुलिंग कंडीशन में दिखा रहे हैं, वही एन है। अच्छा ठीक है, इसका वेट वजह से क्या होता है, इसका वेट वजह से आपका mg होता है, क्योंकि सेम मास है, ये मास m है, इसका भी मास m है। तो अभी इसको थोड़ा एक्सटेंड करके हम देखेंगे। चलो अभी बताओ, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो अभी बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी देखो इसको थोड़ा हम इधर एक्सटेंड कर देते हैं। तो बताओ अभी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, दिख रहा है ना, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल ऐसे ऐसे थीटा होगा। तो ये जहाँ पे थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, f cos थीटा होता है, एंड उसको ये पार्ट कितना होता है, f sin थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने ये करके देखो कि ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे f cos थीटा एंड f sin थीटा हुआ। तो यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, दिस वाला कंपोनेंट इक्वल दिस वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, n इक्वल टू ऊपर वाला कंपोनेंट कौन है, ऊपर वाला कंपोनेंट इक्वल नीचे वाला कंपोनेंट क्या है, f sin थीटा प्लस mg, ये हुआ। बट इसी केस में हम देखेंगे तो, इसी केस में देखेंगे तो देखो हमने फोर्स इधर लगाया है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जहां पे एंगल जॉइंट हुआ तो cos थीटा, इसका वाला f sin थीटा हुआ। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, n प्लस ऊपर वाला कंपोनेंट कौन है, 2 है, n प्लस f sin थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट कौन है, mg। तो यहाँ पे जो आपका n होगा कितना होगा, n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। तो यहाँ पे n क्या मिला, f sin थीटा प्लस mg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, mg प्लस f sin थीटा। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कि ये यहाँ पे प्लस f sin थीटा है, यहाँ पे माइनस f sin थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किसमें कम होगा, इसमें कम होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसका कम होगा, इसका कम होगा। कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है, F इक्वल टू म्यू एन, F इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू इंटू एन का वैल्यू पुट कर देंगे, एन का वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू पुट कर देंगे तो mg माइनस f sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू होगा। इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू एन का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, एन का वैल्यू पुट कर देंगे, इधर पुट कर देने से क्या हो जाएगा, mg प्लस f sin थीटा। तो अभी बताओ फ्रिक्शन अगर किसमें ज़्यादा किसमें कम, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, क्योंकि माइनस साइन है। ये सपोज कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू से कुछ चीज माइनस हो जाता है, इसमें वही कांस्टेंट वैल्यू कुछ आर हो जाता है। तो फ्रिक्शनल वैल्यू इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो फ्रिक्शनल वैल्यू जिसमें कम होता है तो उसमें हमको कम फोर्स चाहिए बॉडी को मोशन को लाने के लिए, बॉडी को मूवमेंट करने के लिए हमको ये ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्लेटफॉर्म हो कि कहीं हम एयरपोर्ट हो, तो हम कोई ट्रॉली को हम जब चलते हैं, तो ट्रॉली को हम क्या करते हैं, मतलब पुल करके लेते हैं, ट्रॉली को पुल करके लेते हैं, ठीक है। तो इसी केस में हम कभी भी ट्रॉली को ऐसे पुश करके नहीं लेते हैं, ट्रॉली को हर टाइम पुल करके लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक स्मूथ सरफेस नहीं, रफ सरफेस है बट हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक बॉडी को खींचेंगे, बॉडी को पुल करेंगे। चलो पुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, ये आपका मास है, एम मास है, ये आपका सरफेस है, रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल वैल्यू म्यू होता है। सब फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होता है, म्यू होता है। अभी मैंने क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने इसी को क्या किया, एफ फोर्स देके पुल कर रहा हूं, ठीक है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो अभी मैंने देख रहा हूं जो म्यू का वैल्यू जो है, म्यू का वैल्यू सपोज मानो कि म्यू का वैल्यू मैं गिवन दिया, म्यू का वैल्यू सपोज मैंने बोला कि म्यू का वैल्यू मान लो कि 0.5 है, और मास भी गिवन है। मास सपोज मान लो कि मास आपका गिवन है कि मान लो कि ये आपका 2 kg 4 kg है, ठीक है, 4 kg मास है, एंड फ्रिक्शनल वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, ठीक है। तो अभी देखना है इसी केस में फ्रिक्शनल वैल्यू कितना आता है, ये देखना है। तो फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल वैल्यू यह होता है क्या, म्यू एन होता है। चलो वेरी गुड, म्यू एन तो हो गया। तो म्यू एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू इधर एन नॉर्मल डायरेक्शन, इधर लगता है mg, mg मतलब क्या, mg मतलब 4g। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू 0.5 इंटू 4g, 4 इंटू जी का वैल्यू 10, तो कितना हो गया 20 न्यूटन, ठीक है।
तो ये हो गया 20 न्यूटन। सपोज मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन लगाया हूँ, यहाँ पे ये 20 न्यूटन हो गया। सपोज मैंने इसको 20 न्यूटन से सपोज ज़्यादा कर दिया, सपोज मानो कि 20 न्यूटन से ज़्यादा कर लिया, तो क्या करेगा, ये बॉडी मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू होता है, कितना होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है ना, इतना लगता है, 20 न्यूटन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। बट मैंने इधर फोर्स कितना दे रहा हूँ, 30 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ। तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो भी मास है, जो बॉडी है, ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, लेकिन नहीं होगा, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होने लग जाएगा। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होता है, तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, दिस कंपोनेंट 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 4 इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वैल्यू 30 माइनस 20 बाई 4 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं, मतलब 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन जो होगा इतना होगा। जब हमने 30 न्यूटन दिया, अभी मेरा सवाल यह है कि 30 न्यूटन नहीं देके मैंने सपोज अभी 10 न्यूटन दे दिया, तो क्या बॉडी एक्सीलरेट होगा, क्योंकि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है, तो बॉडी यहाँ पे एक्सीलरेट होगा नहीं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो अभी जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे एक क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल वैल्यू 20 न्यूटन होगा, हम अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन दिए हैं, हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना दिए हैं, 10 न्यूटन दिए हैं, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू 20 न्यूटन है, तो हम बोल पाएंगे कि इसका फ्रिक्शनल वैल्यू 20 न्यूटन होगा, नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव करेगा नहीं, पहला बात यह है। 20 न्यूटन बोल भी नहीं पाएंगे, 20 न्यूटन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। ये कभी पॉसिबल है कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप कोई के डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, मतलब और पुल कर रहे हो, तो बॉडी उसका अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो यहाँ पे जो एक डेवलप हमने सोचे कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन बारे में सोचे हैं, एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव करने लग जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसको नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का जो बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसीलिए यहाँ पे जो होता है बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रह गया है, क्योंकि हम 10 न्यूटन दे रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो होगा बॉडी रेस्ट में रहता है। तो इसीलिए जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो ये होता है जो आपका एफ अप्लाइड फोर्स जो होता है, एफ अप्लाइड फोर्स वो आपका बन जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका नाम बोलते हैं हम एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं एफ के। जब बॉडी मोशन करता है, ये रेस्ट में जब रहता है तो ये एफ एस बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एफ के बोलते हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एफ एस इक्वल टू म्यू एस ए टू एन। एक ही बात है, म्यू एस का वैल्यू आपको दिया जाएगा, म्यू एस का वैल्यू दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं एफ एस का वैल्यू। इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अभी सवाल है कि म्यू एस एंड म्यू के, कभी कभी क्वेश्चन में आपको म्यू एस एंड म्यू के वैल्यू नहीं दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओनली म्यू का वैल्यू दिया जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होने का नहीं। बॉडी आपका म्यू एस म्यू के नहीं दिया है, ओनली म्यू दिया है, तो पहले आप टेस्ट कर लो बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बॉडी मोशन कर रहा है तो म्यू के होगा, वही वैल्यू पुट करो। सपोज बॉडी रेस्ट में है तो वो म्यू एस होगा। बस जब बॉडी रेस्ट में रहता है वहां पे सोचने का बात है, जो अप्लाइड फोर्स हो जाता है, जो अप्लाइड फोर्स है वही होता है फ्रिक्शनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन दिया तो यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होगा, एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन नहीं होगा, 20 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 10 न्यूटन दिए हैं तो 10 न्यूटन। यहाँ पे हम 5 न्यूटन देंगे, यहाँ पे हम 5 न्यूटन देंगे तो ये भी फ्रिक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन होगा। यहाँ पे हम 20 न्यूटन देंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू भी 20 न्यूटन होगा। बट यहाँ पे जब हम 21 न्यूटन दे दिए तो ये फ्रिक्शनल वैल्यू मैक्सिमम 20 न्यूटन है, तो बॉडी एक्सीलरेट होने लग जाएगा। तो बॉडी ये जो कंडीशन आ गया, काइनेटिक कंडीशन को आ गया। ठीक है, तो जब भी एक चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो होता है अपना एफ अप्लाइड फोर्स होता है, जो वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ एस। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स,
खुद को खुद एडजस्ट कर लेता है उतना फोर्स है। ठीक है, सिस्टम को, ये जो सिस्टम आपका पास है, इसी सिस्टम का ऐसे सोचो, ये आपका क्या है, ये आपका धरती था, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ब्लॉक इसका ऊपर खड़ा हुआ है। सपोज मानो कि एक वाल है, ये वाल है, ये वाला वाल है, मैंने एक बॉक्स को लाके इधर कर रहा हूं, मतलब ये सिस्टम को ऐसे सोचो। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको ऐसे सोचो। कैसे ना, देखो इसी एग्जांपल को मैं इधर दिखता हूं। ये आपका पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का कितना था, 4 kg था। ठीक है, एंड इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू जो यहाँ पे जो था, सपोज इसका वैल्यू जो है, ये आपका क्या है, ये वाला आपका वाल है, म्यू है, जिसका वैल्यू 0.5 है। बट आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, जो कि सपोज माना कि मैंने जो फोर्स दे रहा हूं, ये फोर्स सपोज मान लो कि कितना, सपोज मानो कि इसका है 50 न्यूटन। सपोज मैंने इधर वाल से 50 न्यूटन दिया, तो अभी पूछ रहे हैं कि अभी ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अभी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी, इसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों, अभी देखो इस डायरेक्शन में, ये आपका वाल है, देखो मानो कि ये आपका वाल है, एक बॉडी इधर में है, सपोज यहाँ इधर हम कोई फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इधर ये इधर अप्लाइड फोर्स है, तो वाल वापस में भी उतना ही फोर्स देगा, जो कि इसी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी का इसी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देखो, ये आपका एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये आपका पास, ये आपका वाल है, ये आपका मोबाइल है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इधर से फोर्स दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, सपोज कुछ 40 न्यूटन दिया हूं, तो अभी क्या, ये वाल पे ये आपका जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये मतलब क्या ऐसा ही है कि नहीं। तो सपोज मानो कि ये मोबाइल का वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मानो कि ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे स्लोली नीचे स्लाइड करेगा। जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। तो वही एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूं, ये आपका वाल है, वाल से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, 50 न्यूटन है। सपोज अभी हम चेक करेंगे ये बॉडी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये वाला जो फोर्स, ये वाला फोर्स क्या होगा, इसका वेट होगा। इसका वेट जो होता है कितना होता है, 4 kg है, तो इसका वेट जो इधर लगता है कितना लगता है, mg लगता है। यहाँ पे mg का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 4 है, g का वैल्यू 10 पुट किया तो कितना 40 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब इधर 40 न्यूटन लग रहा है, एंड इसी में कितना होना चाहिए, इसी जो फ्रिक्शनल फोर्स का भी 40 न्यूटन होगा, नहीं तो 40 न्यूटन ज्यादा होगा जब जाकर बॉडी रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगा। समझ रहे हो बात क्या है, जो आपका ये अभी क्या बन गया, ये अभी इसका बन गया कि अप्लाइड फोर्स तरफ बन गया, क्योंकि बॉडी जिसका वेट है इसी तरफ से खींचेगा, है कि नहीं। वापस में ये वाला डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे हम फोर्स दिए हैं, वाल वापस में दे दिया, तो वापस में ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो गया, वाल दे दिया एंड अप्लाइड फोर्स जितना है वाल उसको इतना दे दिया। अभी बॉडी का मूवमेंट जो होता है ये वाला का डिपेंड करता है। अभी इसमें ये क्या बन गया, अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन, बट अभी इसके फ्रिक्शनल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 40 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो एग्जैक्टली 40 न्यूटन होना चाहिए। बात अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो 40 न्यूटन है, अभी इसको देखना पड़ेगा फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है। फ्रिक्शनल वैल्यू अभी क्या होता है देखते हैं, चलो फ्रिक्शनल वैल्यू अभी देखो क्या होता है। फ्रिक्शनल वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट लिखो, फ्रिक्शनल वैल्यू होता है म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 एंड एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू आपका 50 है। तो अभी देखो कि कितना होता है 0.5 इंटू 50, तो ये कितना होता है 25 न्यूटन। अभी देखो ये आपका वेट कितना होता है 40 होता है, यहां पे जो आपका देखो वेट 40 होता है, बट यहां पे फ्रिक्शनल वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू 25 न्यूटन होता है। तो बॉडी क्या रेस्ट में रहेगा, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, बॉडी क्या होगा नीचे की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो सपोज इसी एग्जांपल को हमें अभी देखा कि बॉडी नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन है एंड ये इधर 40 न्यूटन है, डेफिनेटली बॉडी नीचे आएगा। तो उसी केस में हम एक्सीलरेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी केस में, इसी एग्जांपल में एक्सीलरेशन वैल्यू क्या होगा ना, बॉडी इसी डायरेक्शन में तो एक्सीलरेट होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा रहता है। तो एक्सीलरेशन वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स मतलब इसका जो वेट है, नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे 40 है एंड अपोजिट में फोर्स में कितना लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, Fr इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 4 kg है, मास 4 लिख लिया। फ्रिक्शनल वैल्यू कितना है, फ्रिक्शनल वैल्यू कहाँ गया 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख लिया। तो अभी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 40 - 25
डिवाइडेड बाई 4, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी केस में एक्सीलरेशन आ गया है। तो सपोज अभी ये चीज को मैंने 4 kg को, ये जो 4 kg है, सपोज इस एग्जांपल में 4 kg को मैंने हटा के मानो कि मैंने क्या कर दिया, इसी को 2 kg कर दिया, तो क्या इसका एक्सीलरेशन होगा? बॉडी क्या मूव करेगा? बॉडी मूव करेगा तो एक्सीलरेशन होगा। बट अभी देखो, चेक करो बॉडी मूव होता है कि नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी देखो ये केस काम कंप्लीट, पहला एग्जांपल काम कंप्लीट हो गया। अभी इसके लिए देखते हैं। अच्छा अभी देखो ये 2 kg है, तो इसमें जो लगेगा फोर्स, जिसका वेट वजह से जो नीचे लगता है, कितना 2 × g, g का वैल्यू 10 है, तो कितना हो गया आपका 20 न्यूटन हो गया। अभी देखो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना है? 25 न्यूटन है। तो इसी केस में 25 न्यूटन, इसी केस में बॉडी नीचे नहीं गिरेगा। बॉडी नीचे गिरेगा क्योंकि इधर 20 न्यूटन लग रहा है, बट फ्रिक्शनल वैल्यू 25 न्यूटन हो रहा है। बट इसी केस में क्या होगा? बॉडी रेस्ट में रहेगा, है कि नहीं? बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो अभी क्या हम पढ़े थे, जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो ये होता है क्या? अप्लाइड फोर्स बन जाता है, फ्रिक्शनल वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स मतलब यहाँ पे जो उसका वेट वजह से जो आता है, तो कितना 20 न्यूटन आ रहा है, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू क्या है? 25 है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 25 न्यूटन बनेगा या 20 न्यूटन बनेगा? जो इसका फ्रिक्शनल वैल्यू, इसका फ्रिक्शनल वैल्यू आपका 20 न्यूटन बनेगा। ये तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे जब 20 न्यूटन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे, इसमें जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगा, इसी क्वेश्चन में सपोज आपका एग्जांपल दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये होगा, इसी केस में आपका आंसर होगा फ्रिक्शनल वैल्यू इक्वल टू 20 न्यूटन। बात क्लियर हुआ? तो बस यही होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है वहां पे कंफ्यूजन होने का नहीं है, वहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने का है। बस आपको देखना है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसी का जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स बोलो, नहीं तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है वो डायरेक्शन का फोर्स देखो, ठीक है? यहां पे आप बोलोगे तो सर अप्लाइड फोर्स इधर है कि नहीं? वापस में अप्लाइड फोर्स इधर तो है, बट वापस में वाल उसको तो कैंसिल कर देता है। तो हमको क्या देखना है? बॉडी का मोशन कोस डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन में बॉडी में फोर्स लग रहा है। यहाँ पे बॉडी का फोर्स किस डायरेक्शन इधर लग रहा है, क्योंकि इसे वेट वजह से। तो यहाँ पे देखा कि 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, बट इसका जो अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, म्यू × n, 25 आ रहा है। तो इधर 25 आ रहा है, तो इधर 20, मतलब इधर जो वेट वजह 20 आ रहा है। तो बॉडी कब मूव करेगा? जब बॉडी फ्रिक्शनल वैल्यू से जो डायरेक्शन जब मतलब फोर्स लग रहा है मूवमेंट करने के लिए, वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए जो है बॉडी मूव करेगा, है कि नहीं? चलो वही तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। चलो इसी केस में आपका फ्रिक्शनल वैल्यू 20 न्यूटन आएगा, ठीक है? चलो अभी सपोज मानो, सपोज इसी एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूं, सपोज इसी एग्जांपल में सपोज ये 3 kg होता तो क्या होता? सपोज मानो कि ये आपका 3 kg है, सपोज इस केस में आपका 3 kg है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 30 न्यूटन आ रहा है, बट यहाँ पे कितना है? 25 न्यूटन है। तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कि कम है? ये वाले से कम है, तो मतलब बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा या नहीं करेगा? बॉडी मूव करेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये कम है। तो इसी केस में फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होगा? क्या बोलोगे कि 30 न्यूटन होगा? क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी जो मूव किया तो उसका फ्रिक्शनल वैल्यू जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी केस में इसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या हो गया? क्योंकि बॉडी मूव करने लग गया, तो हम इसको बोलेंगे Fk, नॉट Fs, Fk बोलेंगे, जिसका हमारा वैल्यू 25 न्यूटन, इसी एग्जाम्पल के लिए। बात क्लियर हुआ? चलो अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये वाला प्रॉब्लम में क्या है? 3 ब्लॉक है, 2 kg, 3 kg एंड 7 kg है। ये आपका ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये आपका क्या है? ये आपका स्मूथ सरफेस है, जहां पे म्यू का वैल्यू 0 है। बट इसी दोनों का बीच में जो सरफेस है, ये आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू 0.3 है। ये दोनों का बीच में जो है कोफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू μ1 एंड इसका वैल्यू 0.2 है। अभी बात करें कि हम 10 न्यूटन फोर्स ऊपर वाला ब्लॉक में दे रहे हैं, 2 kg में दे रहे हैं, तो पूछे कि एक्सीलरेशन क्या होगा? A1, A2, A3। पहला बात देखो, जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं क्या होगा? बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी के मोशन में आना चाहिए। बॉडी मोशन में नहीं आएगा तो क्या है? एक्सीलरेशन वैल्यू 0 है। बॉडी मोशन करेगा तो हम बोलेंगे ना। चलो ठीक है, अभी देखो ये क्या होता है, A1, A2, A3 के लिए पहले आप A1 का वैल्यू निकालो। A1 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सोचो, देखो यहां पे 2 kg ब्लॉक है कि नहीं? अरे बच्चों, ये आपका क्या है? 2 kg ब्लॉक है। ये प्यारा सा 2 kg ब्लॉक है, ऐसा 2 kg, ठीक है?
तो यहाँ पे 10 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, ए से लगाया 10 न्यूटन, छोटा हो रहा है ना, सही हो रहा है लेटर, ठीक रहे ना, 10 न्यूटन, यहाँ पे हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो अभी देखना इसको फ्री बॉडी डायग्राम पे बच्चों फ्रिक्शनल वैल्यू क्या लगेगा, हम 10 न्यूटन इधर दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो 10 न्यूटन दे रहे हैं, इसकी 10 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल 10 न्यूटन का डायरेक्शन इधर है ना, इस डायरेक्शन में है ना, मैं इस डायरेक्शन में इधर दिखाता हूं तो आपको अवसर अच्छा लगेगा। इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन हो रहा है क्योंकि इधर पुश कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन उधर है, एंड ये वाला इस डायरेक्शन में आपका क्या हो गया है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो उसका वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शनल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। फ्रिक्शनल वैल्यू इसी से कम होगा तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, नहीं तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रह जाएगा, है कि नहीं। इस एग्जाम्पल हम पहले पढ़े थे, यहाँ पे 3 ब्लॉक है, बट पहला एग्जाम्पल हम क्या पढ़े थे, ये एक ब्लॉक एक ग्राउंड का ऊपर था, है कि नहीं। तो चलो अभी ये क्या देखना पड़ेगा कि इसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है। देखो पहला बात हम फ्रिक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू ये जब ऑसिलेशन पूछा है तो मतलब बॉडी मोशन होता होगा, अभी हम बोल नहीं पाएंगे बॉडी मोशन है कि रेस्ट, एक बार चेक करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला है म्यू एन। अभी देखो म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, इसका नॉर्मल रिएक्शन लगता है एन लगता है, इसका जो आपका ये आता है क्या mg आता है, एम का वैल्यू 2 है, तो मतलब 2g 2 इंटू 10, तो मतलब कितना होता है 20 न्यूटन। तो मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इक्वल वो वाला कंपोनेंट, तो मतलब एन इक्वल टू कितना होता है 20 न्यूटन होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 20 पुट कर देंगे तो कितना होता है 0.2 इंटू 20, तो ये आपका होता है 4 न्यूटन। तो मतलब इधर से जो लग रहा है फ्रिक्शनल वैल्यू 4 न्यूटन, तो मतलब क्या है, ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन बट फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है, तो मतलब क्या है, बॉडी मूव करेगा, है कि नहीं, बॉडी मूव करेगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल 4 न्यूटन है, आप जो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन है, तो बॉडी मूव करेगा। तो इसका मतलब इसका नाम मैं दे देता हूँ Fk देता हूँ, क्यों, बॉडी मोशन कर रहा है, Fk दे दिया, इसका भी म्यू के कर देता हूँ, जो कि वैल्यू 4 न्यूटन आया। तो ऑसिलेशन पूछ रहा है, जब ऑसिलेशन पूछ रहा है तो एक क्या हो जाएगा, इस बॉडी का ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है वो वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभी निकालो कितना होगा, 10 नेट फोर्स, ऑसिलेशन नेट फोर्स 10 इधर लग रहा है, 4 इधर लग रहा है, तो ऑसिलेशन इक्वल टू नेट फोर्स 10 माइनस ये वाला 4 डिवाइडेड बाई मास 2, इतना ही आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो 10 माइनस 4 मतलब 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी बात है कि अच्छा जब हम 10 न्यूटन इधर लगाया है, चलो ये है, जब हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखो जब हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3 kg का, तो कैसे बनेगा, देखो इधर देखो 3 kg, ओके 3 kg इधर ये हो गया ना, इधर मैं करता हूं आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो 3 kg के लिए क्या फोर्स अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा, ये 3 kg के लिए कौन सा फोर्स अवेलेबल है। देखो ये आपका क्या है 3 kg है, 3 kg, ठीक है, बट हमारा अप्लाइड फोर्स इधर है, बट इसका पास कौन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या इधर आया था, इसका वैल्यू कितना आया था, Fk1 देता हूं, जो कि आपका वैल्यू इतना आया था 4 न्यूटन आया था, जो इस बॉडी के लिए इधर आया था, फिर इस बॉडी के लिए किधर जाएगा, इधर जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ हिसाब से क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट इन नेचर, तो इधर ये लग रहा है तो इधर ये लगेगा। इसका एग्जांपल पहले ही बताया था कैसे लगता है Fk1, है कि नहीं। तो अभी हमारा पास इस 3 kg ब्लॉक के लिए कौन सा फोर्स, ओनली फ्रिक्शनल फोर्स ही अवेलेबल है, और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम 10 न्यूटन इसको दिया, ये बेचारा को कोई फोर्स नहीं दिया है, ये बेचारा को कौन दे रहा है, 2 kg का फ्रिक्शनल फोर्स ही दे रहा है, और इस बेचारी के पास कुछ फोर्स नहीं है। तो अभी देखेंगे इसका पास जो फोर्स अवेलेबल है क्या है, Fk1 है, जो कि जिसका वैल्यू कितना है 4 न्यूटन। अच्छा फिर इसी को ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, इस कंटैक्ट ही है, इसका भी एक कंटैक्ट है जो कि इस 7 kg है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स इस बॉडी के लिए ये क्या बन गया, अप्लाइड फोर्स बन गया। अभी इसी का फ्रिक्शनल फोर्स क्या इधर बनेगा, जो कि इसी सरफेस में, इसी जब ये बॉडी मूव करेगा इधर, जो लगता है इधर फ्रिक्शनल फोर्स Fk1 ये हुआ है, इसके लिए यहाँ पे भी क्या फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स का नाम मैंने सपोज Fk2 दिया हूं, Fk2 दिया हूं, ठीक है, Fk2 दिया हूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अभी देखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू
n2 होता है, पहला क्लास में बताया था म्यू का वैल्यू कितना है 0.3। अच्छा n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों का मास 8 होगा n2 के वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 दूने 5, तो कितना होगा 5g ना 5g, तो कितना होगा 0.3 इंटू 5 इंटू जी का वैल्यू 10 है, जी का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो कितना आता है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। अरे वाह, ये जो इधर तो आ गया, कितना लग गया, इधर तो लग गया 15 न्यूटन लग गया। तो मतलब ये जो FK2 है, मतलब इसका जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, मूव करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 न्यूटन है, इधर ये जो है 4 न्यूटन है, बट इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स ये जो इसके लिए जो होता है इधर लगा रहा है 15 न्यूटन, तो बॉडी क्या होगा, मोशन नहीं करेगा। बॉडी मोशन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स जो इसके लिए जो बनता है अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है, बट अपोजिट में 15 न्यूटन लगा है, तो बॉडी मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको 10 न्यूटन देंगे, ये 3 kg मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है उसको रोक देगा, है कि नहीं। तो फिर और चेक कर लेते हैं, चलो ये 3 kg इसका करेस्पॉन्डिंग में मूव नहीं कर रहा है, तो ग्राउंड का करेस्पॉन्डिंग मूव करता है कि नहीं करता, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ग्राउंड का करेस्पॉन्डिंग मतलब ग्राउंड, ये दोनों हो सकता है, दोनों ग्राउंड का साथ एक ही साथ मूव हो सकता है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या होगा, इसका नाम सपोज मैंने FK3 दे रहा हूं, मैं मेरा मर्जी से नाम दे FK1 FK2 FK3 दिया हूं। चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा FK3 के लिए, FK3 के लिए होगा क्या, म्यू n3। अभी म्यू का वैल्यू कितना है, 0 है भाई, 0। n3 का वैल्यू क्या है, n3 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 7 3 10 2 12 12g, जी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 पुट कर दिया भाई। 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स 0 लगता है, तो मतलब ये जो ब्लॉक में ये जो 4 न्यूटन दिया गया है, तो ये दोनों एक ही साथ मूव करेगा। क्यों? ये दोनों के लिए जो ये इसका ऊपर जो सरफेस का ऊपर जो पड़ा हुआ है, तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो 4 न्यूटन ज्यादा है कि नहीं। 4 न्यूटन हम जब सपोज मानो कि मैंने 7 kg के लिए बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, 7 kg के लिए बनाया, 7 kg ऊपर कौन है, फिर 3 kg भी है, 3 kg है, फोर्स इधर लग रहा है कितना 4 न्यूटन, तो ये इसके साथ तो मूव नहीं करेगा क्योंकि रेस्ट रहेगा, इसके साथ लग कर रहेगा, क्योंकि कितना हुआ था 15 न्यूटन हुआ था। बट अभी ग्राउंड का करेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, ग्राउंड का करेस्पॉन्डिंग में जो फोर्स लग रहा है FK3, इसका वैल्यू 0 होता है, तो ये मूव करेगा, तो मतलब ये आपका मूव करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 3 kg या 7 kg क्या होल सिस्टम हो गया, मतलब इसी के लिए जो ऑसिलेशन होगा ये दोनों एक ही साथ मूव करेगा। जो दोनों एक ही साथ मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, A2 इक्वल टू A3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A2 इक्वल टू A3। फिर वैल्यू क्या होगा, वैल्यू जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जब 4 न्यूटन लग रहा है, क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 7 3 10 इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे फोर्स कितना है 4 न्यूटन है, तो यहाँ पे मैंने 4 न्यूटन लगा दिया 4, तो कितना हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू 4/10, तो मतलब क्या 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों A2 और A3 ये दोनों एक ही साथ मूव करेगा, कितना ना 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मूव करेगा। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। अभी आपका जो होमवर्क है, इधर 10 न्यूटन लगा रहा है, ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं, 10 न्यूटन इधर नहीं दिया हूं, अभी 10 न्यूटन में होमवर्क इधर दे रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क इधर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर 10 न्यूटन इधर नहीं देना है, 10 न्यूटन इधर नहीं देना है, इधर हटा के इधर 10 न्यूटन देना है, 10 न्यूटन। तो फिर A1 A2 A3 का वैल्यू निकालो, इस कंडीशन के लिए A1 A2 A3 का वैल्यू निकालो, इसी केस में फिर क्वेश्चन रिपीट करो। चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। में क्या है, इस प्रॉब्लम में ये पूछा है कि अप्लाइड फोर्स इधर दिया गया है, तो पूछा है कि ये जो मास है, ये मास नीचे नहीं गिरेगा, इसका साथ क्या होगा, मतलब स्टिक होकर रहेगा, इसका साथ जो क्या चुप के रहेगा, मतलब 50 kg एंड 10 kg इसका साथ ऐसे लग के रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं। तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को देख के आपका माइंड में क्या आ रहा है, जब ये बॉडी इसका साथ रहेगा, जैसे कि आपने पहले क्या पढ़े थे, वॉल का साथ था, ऐसे जैसे एग्जाम्पल बताया था ना, ये वॉल है ऐसा था, मैंने यहाँ एक फोर्स दिया हूं, तो ये कब तक रहेगा, जब तक इसका मतलब इसका जो ये जो वेट वाला है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ये वाला वेट हो जाएगा, तब जाके इस डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं। इसी डायरेक्शन नीचे वाला डायरेक्शन मोशन कब होगा, जब इसी का वेट एंड फ्रिक्शनल फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाएगा, तब जाके रेस्ट में रहेगा। ये वाला फोर्स जो अप्लाइड वाला फोर्स वो वापस में वॉल भी वही दे देता है, रिटर्न कर देता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नेट फोर्स 0 एंड इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तब जाके बॉडी रेस्ट में रहेगा। ये चीज हम पहले डिस्कशन किए थे, है कि नहीं।
तो इसी केस में क्या है, इसी केस में आपको यही देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा इसी केस में क्या है, इसका जो वेट जो है ये वाला फोर्स जो mg होगा, mg एंड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो दो सरफेस का बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में लगेगा, ये जो आपका एफएस होगा ये वैल्यू क्या mg होना चाहिए। मतलब क्या है, एफएस का वैल्यू जब mg होगा तब जाके ये नीचे गिरेगा नहीं, इसका साथ लग के रहेगा। बट अभी क्या प्रॉब्लम आपका है, अभी प्रॉब्लम है कि ये टोटल इसमें फोर्स लग रहा है और ये जो सरफेस है म्यू का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स दिया रहा है दोनों इसमें मूव करेगा, ठीक है नहीं, इतना डिफरेंस यहाँ पे है। जब यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रहा हूं तो दो ब्लॉक, ये स्मूथ सरफेस है ना, तो ये क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। तो इतना डिफरेंस है। वहां पे क्या था, वहां पे एक वॉल था, हमने फोर्स दे रहे थे तो वॉल वापस में रिटर्न कर रहा था, क्योंकि हम फोर्स दे रहे थे वॉल को, फोर्स जितना हम बॉडी को दे रहे थे वॉल आपस में लगा रहा था, तो यहाँ पे 0 एंड उसका वेट वाला फ्रिक्शनल फोर्स आपस में इक्वल होता था, वो भी 0, तो बॉडी रेस्ट में रहता था। बट यहाँ पे क्या है, होल सिस्टम मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूव करने दो, क्या प्रॉब्लम है। तो हम पहले प्रोसेस में जाएंगे, हमको ये पता चलेगा कि दिस वाला फोर्स इक्वल टू दिस वाला फोर्स होगा, तब जाके क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, इसका साथ क्या रहेगा, स्टिक होकर रहेगा, है कि नहीं, बॉडी इसका साथ करेस्पॉन्डिंग नीचे नहीं आएगा। ये बात क्लियर, जो कि एफएस ये वाला इक्वल टू ये वाला, तो एफएस का वैल्यू क्या होता है, आपको ये पता है कि एफएस का वैल्यू म्यू एन होता है इक्वल टू mg। बट यहाँ पे छोटा मास का कितना गिवन है, छोटा मास का वैल्यू आपका गिवन है 10 है, 10 इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू भी गिवन है जो कि हमको पता है 9.8, बट हमने 10 लिख रहे हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस। अभी म्यू का वैल्यू भी गिवन है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू एन इक्वल टू 100 न्यूटन। ये इक्वेशन पता चल गया कि ये इक्वेशन को हमको अभी ये चला गया। अभी हम चलते हैं 10 kg के लिए। 10 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 10 kg के लिए आपने फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना लिया 10 kg के लिए, वेरी गुड, 10 kg के लिए बना लिया। इधर क्या लग रहा है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, है कि नहीं। बट बॉडी किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, बॉडी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। बॉडी इसी डायरेक्शन में जब ऑसिलेट होता है तो ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा, ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, F माइनस एन इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन। मास कितना है 10 है, 10 इंटू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन फिर क्या है, ये तो भी हमको पता नहीं ऑसिलेशन क्या होगा, है कि नहीं। चलो ये एक इक्वेशन बना। ऑसिलेशन के निकालने के लिए देखो हम ये फोर्स दे रहे हैं तो होल सिस्टम क्या हो रहा है, होल सिस्टम मूव हो रहा है। होल सिस्टम क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो हमको पता है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन। बॉडी ऑसिलेट हो रहा है तो टोटल नेट मास कितना, टोटल होल सिस्टम मूव कर रहा है तो टोटल मास कितना है 10 प्लस 50। तो यहाँ पे जो टोटल मास होगा, ये जो एम है तो आपका टोटल मास कितना होगा 50 प्लस 10 तो 60 इंटू ए। तो अभी ए का वैल्यू क्या पता चल गया, ए का वैल्यू आपका पता चल गया कि F बाई 60। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है F बाई 60, तो F बाई 60। तो देखो यहाँ पे 10 काट दिया तो कितना बचा F बाई 6। तो F माइनस एन F बाई 60, तो यहाँ पे कितना हो गया, उधर चला जाएगा तो एन का वैल्यू क्या है F माइनस F बाई 6। तो कितना होगा 6F माइनस F मतलब 5F बाई 6, 5F बाई 6। काम कंप्लीट। अभी नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया आपको, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पता चल गया कि एन का वैल्यू कितना होता है 5F बाई 6। बस पुट कर दो, यहाँ पे F का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे पुट किया तो कितना हो गया 0.5 मतलब 0.5 इंटू एन का वैल्यू 5F बाई 6 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो 0.5 तो इसमें काट दिया तो कितना 20 बचा। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ 1/2, तो 12 उधर जगह 240, तो मतलब क्या हो गया F का वैल्यू 240 न्यूटन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, देखो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। 240 न्यूटन जो आया है F का वैल्यू यही आएगा। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 10 kg ब्लॉक है एंड 40 kg ब्लॉक है। दोनों का बीच में जो आपका जो ये सरफेस है जिसका ऊपर 10 kg पड़ा हुआ है, 40 kg का ऊपर जो 10 kg पड़ा हुआ है, इस सरफेस का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 एंड म्यू के का वैल्यू 0.4 दिया गया है। ठीक है, अच्छा वैल्यू पे दोनों क्यों दिया गया है, तो दोनों इसीलिए दिया गया है कि आप चेक कर लोगे बॉडी जब हम 100 न्यूटन देंगे ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा,
चेक कर सकते हैं। तो हमने 100 न्यूटन दिए हैं, तो जब इसी के 100 न्यूटन दिए जा रहा है तो अभी बॉडी मोशन करे, पूछा है क्वेश्चन में एक्सीलरेशन, अब इस ब्लॉक में पूछा है 40 kg का, बट हम 2 kg दो इसके लिए दोनों के लिए निकाल देते हैं। तो बॉडी मोशन होता है कि नहीं होता है चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होगा, एफ एस म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू 0.6 एंड एन का वैल्यू कितना होता है, एन का वैल्यू इसी ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 10 kg, मतलब एन का वैल्यू आप देखोगे तो कितना होता है बच्चों 10 kg। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, कौन लगाया, 40 kg ने लगाया, उसका वेट कितना है, इसका वेट इसका 10 kg का mg मतलब 10 इंटू जी का वैल्यू कितना 10, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू बच्चों 100 न्यूटन आ गया। तो पुट कर दो 100 न्यूटन, तो ये कितना होता है 60 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल वैल्यू होता है 60 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन से ये 60 न्यूटन क्या है, कम है 100 न्यूटन से, तब बॉडी मूव करेगा। तो जब बॉडी मूव करेगा तो हम म्यू के का वैल्यू क्यों नहीं यूज करेंगे, म्यू एस का वैल्यू तो रेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिया है म्यू के का वैल्यू, तो ये वाला यूज करेंगे। चलो एफ के का वैल्यू निकाल दो, एफ के का वैल्यू कितना होता है, म्यू के इंटू एन, एन का वैल्यू 100 तो निकाले अभी, म्यू के का वैल्यू कितना आया था 0.5 गिवन है, 0.4 इंटू एन का वैल्यू 100, तो ये होता है 40 न्यूटन। चलो जब सपोज बॉडी ऑसिलेट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देखा कि 40 न्यूटन एफ के का वैल्यू होता है, तो हमने देखा कि फ्रिक्शनल वैल्यू 60 न्यूटन होता है, 100 न्यूटन, मतलब बॉडी क्या होगा, मोशन होगा। जब बॉडी मोशन होगा तो मैं ये वाला यूज करूंगा, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन वाला यूज करूंगा, है कि नहीं, ऑसिलेट हो रहा है। तो ये वाला क्या होगा, बॉडी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, क्योंकि ये 100 न्यूटन है, यहाँ पे 40 न्यूटन हो रहा है। तो 10 kg के लिए इधर दिखा रहा हूँ, दिख रहा है लेटर, दिख रहा है कि लेटर नहीं दिख रहा है, लेटर नहीं दिख रहा है ना, छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है, इधर दिखा रहा हूँ 10 kg, ये आपका 10 kg है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है 100 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा काइनेटिक 40 न्यूटन इधर लग रहा है। तो बॉडी किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट हो रहा है। तो चलो बनाओ कितना होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन सपोज इसका नाम मैं A1 देता हूँ, क्यों ये भी एक्सीलरेशन इसको भी पूछा है 40 kg के लिए, तो कितना होगा, इसका नाम A1 देता हूँ। तो कितना नेट फोर्स कितना होगा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई मास कितना है 10 है, तो कितना 60/10, तो मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसके लिए हो गया है। अभी पूछा जा रहा है कि 40 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, 40 kg मास के लिए एक्सीलरेशन वैल्यू क्या होगा। 40 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या इसको ये लेके जा पाएगा, बिल्कुल लेके जा पाएगा, क्योंकि इसका म्यू का वैल्यू जो है 0 है, तो ये लेके जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसका फ्रिक्शनल वैल्यू निकालो, इसका फ्रिक्शनल वैल्यू जो निकला कितना निकला, अब 40 न्यूटन निकला हुआ है। तो अभी देखो 40 kg ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखो इधर हम देखने के लिए कैसे मिलेगा 40 kg का, 40 kg फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये 10 kg का फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में था। 10 kg का किसी फ्रिक्शनल डायरेक्शन कैसे था, फ्रिक्शनल डायरेक्शन ऐसा ही था, 40 न्यूटन मतलब इसी डायरेक्शन था। तो इसके लिए किस डायरेक्शन लगेगा, इसलिए इसका अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, जो कि वही कितना है 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन इधर लगा, तो इसका एक्सीलरेशन फिर क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया आपका 40 न्यूटन हो गया, एंड यहाँ पे जो मास है 40 है इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका ए का वैल्यू 40/40, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये जो आपका ये जो 40 kg कितना एक्सीलरेशन होगा, 40 kg का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो इस एग्जाम्पल को जो दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल में इसी का एक्सीलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार बता देता हूँ, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए और एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में इसी में 100 न्यूटन फोर्स दिया गया था एंड पूछा गया था कि इसी का एक्सीलरेशन क्या होगा, बट मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि 10 kg ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो पहले बात है कि हम 100 न्यूटन दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा किसका ऊपर डिपेंड करता है, इसका फ्रिक्शनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखा कि इसका फ्रिक्शनल वैल्यू जो आता है अपोजिट डायरेक्शन में तो आएगा, बट इसका वैल्यू देखा कि स्टैटिक में 60 आ रहा है, काइनेटिक में 40 आ रहा है, तो दोनों ही इससे कम है, तो बॉडी मूव करेगा। जब बॉडी मूव करेगा क्या यूज करूंगा मैंने, म्यू के मतलब एफ के वाला यूज करूंगा। तो 40 न्यूटन यूज किया, 100 न्यूटन यहाँ पे 40 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स 100 माइनस 40
डिवाइडेड बाय 10, नेट फोर्स कितना होगा 100 माइनस 40 60 हो गया, मास 10 था तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये था 10 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन। तो 40 kg के पास कितना होगा एक्सीलरेशन, 40 kg के पास कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। किस फोर्स ओनली अवेलेबल है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है। 10 kg का फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। जब इसका 40 kg के लेंगे तो उसका अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, 40 kg का 40 न्यूटन लगा। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, अपना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 40 न्यूटन इसका जो है 40 फोर्स का वैल्यू 40 इंटू एक्सीलरेशन, मास था 40 था, तो ये का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखो म्यू एस एंड म्यू के पे कंफ्यूजन नहीं होने का। म्यू एस एंड म्यू के ऑलवेज जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये म्यू एस से कम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाता है कि म्यू एस एंड म्यू के वैल्यू, तो आपको उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बॉडी मोशन कर रहा है कि बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। बॉडी मोशन कर रहा है तो वही ये ही आपका म्यू के है। सपोज बॉडी मोशन नहीं करेगा तो मतलब 100 न्यूटन फोर्स दिया रहा है, बट हमारा जो फ्रिक्शनल वैल्यू आता है 120 आ जा रहा है, तो बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। जो म्यू का वैल्यू दिया है इसका मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू एस है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने का नहीं है। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे म्यू एस एंड म्यू के बीच में कैसे लगता है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका, ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स यूनिट न्यूटन, एंड इसका जो है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्सिस, फ्रिक्शनल फोर्स न्यूटन यूनिट। तो देखो ये जब भी बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बॉडी ऐसे कॉन्स्टेंटली रेस्ट मतलब रेस्ट में रहता है, ऐसे कांस्टेंट होता है। तो पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, जब हम एग्जांपल लिए थे, मतलब यहाँ पे आपका बॉडी था, हमने फोर्स दे रहे थे, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, सपोज इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसका म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 है, एंड ये आपका 4 kg ब्लॉक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होगा, जीरो म्यू एन तो 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका mg, तो 4g इंटू 4 इंटू जी का वैल्यू 10, तो कितना होगा 20 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे आपका 20 न्यूटन लग रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे कितना होगा 1 न्यूटन दूंगा, तो क्या बॉडी रेस्ट मूव करेगा, क्योंकि 1 न्यूटन या 20 न्यूटन तो मूव नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा। 2 न्यूटन फिर भी रेस्ट, 3 न्यूटन रेस्ट, 4 न्यूटन रेस्ट। तो जब तक कब तक रेस्ट है, जब तक 40 न्यूटन नहीं हुआ तब तक ये, जब तक ये 20 न्यूटन नहीं होगा तब तक ये रेस्ट रहेगा। 20 से 20 ज्यादा कर दूंगा, थोड़ा सा 20.9 कर दूंगा, 20.09 कर दूंगा, तो ये बॉडी क्या स्लोली ये थोड़ा मूव करने लग जाएगा। तो जब तक बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा तब तक रेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली वैल्यू जब उसके एक्सीड कर जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा, तो बॉडी मूवमेंट करने लग जाएगा। तो ये ग्राफ होता है, फिर उसका काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है ये ग्राफ आपका ऐसे आता है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम देखेंगे, तो इसी एग्जाम्पल ले लेके अपना 0.6 है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 0.4 है कि नहीं। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बोलेंगे 0.6 एंड 0.4। तो ये इसका आपका ग्राफ होता है। चलो ये इस तरह का जो आपने एग्जाम्पल अभी बताया, 2 एग्जाम्पल, ये वाला होमवर्क आपको स्क्रीन में दिखता होगा। ये होमवर्क आपके लिए, ये होमवर्क है, ये बना के उसका आंसर भी सबमिट कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास को डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे, हम स्प्रिंग फोर्स बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा एक फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद टेंसाइल फोर्स जो टेंशन, उसका बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स, उसका बाद हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। वो कि नेक्स्ट क्लास को हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो, ऑल दी बेस्ट।